नमस्कार बच्चों। अब तक हमने गुल्ली डंडा पाठ का पहला भाग पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि पाठ का जो लेखक है वह गुल्ली डंडा खेल को सभी खेलों का राजा मानता है। बचपन में वो किस तरह से खेलता था, किस तरह से बच्चों में ऊंच नीच की भावना नहीं थी, किस तरह साहचर्य का भाव था। उनके साथ खेलने वाला एक जो लड़का है गया, वो किस तरह गुल्ली क्लब का चैंपियन था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। और एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें गया और उसके बीच एक बार हल्की सी हाथापाई हुई थी। उसके बाद उसके पिताजी का तबादला हो गया और वह किसी दूसरे स्थान पर चला गया और कई वर्षों बाद वह बड़ा अफसर बनकर उसी ज़िले में आया और वापस अपने गांव पहुंचा तो उसे पुरानी बचपन की स्मृतियां याद आने लगी। तब उसने शाम के समय गांव का दौरा करने का निश्चय किया। वो गांव जाता है तो वहाँ काफ़ी बदलाव नज़र आता है, जिसको देखकर वह मन में सोचता है कि कितना बदलाव आ गया है यहाँ। अगर ये नाम पता नहीं होता तो शायद मैं इस गांव को पहचान ही नहीं पाता। तो वो अपने बचपन के दिनों की मधुर स्मृतियों को याद कर रहा है। अब आगे कि मेरा मन होता है कि हे मेरे गांव की मिट्टी, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। गुल्ली डंडा जो कि उसका प्रिय खेल था और बचपन में खेलता था, तो उसने 2-3 बच्चों को गांव में वही खेल खेलते देखा। एक पल के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साबी ठाट बाट, रोब और अधिकार के आवरण। मैं कुछ देर के लिए भूल गया कि मैं इतना बड़ा अफसर हूँ। अब मैं इस तरह से गली में बच्चों के साथ गुल्ली डंडा नहीं खेल सकता। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? उसका जो सबसे पुराना मित्र था, तो बचपन में उसके साथ खेला, उसके बारे में जाकर उसने पूछा कि गया नाम के किसी आदमी को जानते हो? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटते हुए स्वर में कहा, कौन गया? वह चरमकार। गांव के अंदर जो व्यक्ति की पहचान है वो जाति के आधार पर निर्धारित होती है। तो उसने कहा, वो चरमकार यानी चमड़े का काम करने वाला। मैंने यही कहा, हाँ हाँ वही। उसे भी उसने बताया था कि वो कहाँ रहता है, उसके माँ बाप हैं या नहीं, उसको पता ही नहीं था। तो उसने यूं ही कह दिया, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। 5 हाथ में उस गया की जो लंबाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, यानी दौड़कर जाऊं और उसके गले मिल जाऊं, क्योंकि वो उसके बचपन का मित्र था। लेकिन बचपन में वो इस तरह से मिल सकते थे, लड़ सकते थे। अब उनके बीच जो इस पाठ का सबसे मूल मंतव्य है कि पद और प्रतिष्ठा का अंतर आ गया है, इसलिए वह चाह कर भी उससे गले नहीं मिल सकता था। जाऊं पर यह सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया जब पास आया तो कहा, देखो गया, मैं आ गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा, क्यों नहीं, आप मज़े में रहे। अब देखो, पहले वो दोनों एक दूसरे को नाम से संबोधित करते थे, लेकिन अब उन दोनों के बीच में पद और प्रतिष्ठा का अंतर आ गया। तो वो उसको मालिक कह रहा है, साहब कह रहा है। वो एक तो वो छोटी जात का रह गया, दूसरा वो नौकरी में पद में भी उससे छोटा था और वो बड़े अफसर है, इसलिए वो उनको मालिक कहकर संबोधित कर रहा है। और वही लड़का बचपन में जब एक बार झगड़ा हुआ तो उसको पीट भी दिया, थप्पड़ भी मार दिया और डंडा भी जमा दिया था। बहुत मज़े में हो, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। साइस का मतलब नौकर, सेवा करने वाला, मतलब घोड़े वगैरह संभालने वाला जो व्यक्ति है। मत्तई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? ये कुछ लड़कों के नाम हैं जो बचपन में उनके साथ खेलते थे। कुछ खबर है कि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं मत्तई, दुर्गा, मोहन, वो सब कहाँ हैं? मत्तई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। उस जिले का उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियर अधिकारी था। साहब तो पहले ही बड़े जहीन थे। जहीन यानी प्रतिभाशाली, होशियार, कि भाई आप तो शुरू से ही बहुत होशियार थे पढ़ाई में। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? उस बात के लिए, जिस बात के लिए वो गांव में आया है, गांव के लोगों से मिल रहा है, अब वो उसी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसको बचपन की वो बातें याद आ रही थी कि अब भी कभी गुल्ली डंडा खेलते हो गया? गया ने मेरी और प्रश्न की आंखों से देखा, क्योंकि वो बचपन के दिन थे।
जब ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, खेलना ही सब कुछ था। अब ये इतने बड़े अफसर हो गए, गया ने ये उम्मीद नहीं की कि भाई उनको ये बातें याद होगी कि हमने कभी एक साथ गुल्ली डंडा खेला है। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो बच्चे अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती, अब तो वहाँ नौकरी करना, वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तो साहब अब क्या खेलूँगा। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हम पे हमारे ऊपर है, वह आज ही ले लो। बचपन की बात उसको याद आई कि भाई तुम्हारा एक दाव बाकी है, चलो आज वापस खेलने चलते हैं दोनों दोस्त। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। पहले वो मना, अरे साहब कि मैं आपके साथ कैसे खेलूंगा, आप इतने बड़े अधिकारी। अब जैसे आप लड़कियां भी पढ़ रही हो सकता है कल आप में से कोई बहुत बड़ी अफसर बन जाए और कुछ साधारण परिवार में या घर बार में रह जाए और वो वापस दोनों मिलेगी, तो आज जैसा प्रेम उनमें है वैसा बाद में नहीं रहेगा। तो उसने जोर दिया तो वो अफसर की बात टाल भी नहीं सकता, तो वो खेलने को तैयार हो गया। वह ठहरा टके का मजदूर यानी मामूली सी आदमी। मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बेचारा झेप रहा था, यानी वो शर्म कर रहा था, उसको हिचकिचा रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपने थी, इसलिए नहीं कि मैं पद में, बल्कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना ले और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी कि हम दोनों खेलेंगे तो देखो कितने बड़े अफसर और गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, और वो भी मामूली से इस गया के साथ, तो यहाँ लोगों का हजूम खड़ा हो जाएगा। हजूम यानी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, वो बचपन वाला आनंद कहाँ रहेगा जहाँ हम एक दूसरे के साथ चीटिंग भी करते थे, झगड़ा भी करते थे, वो आनंद नहीं रहेगा। पर खेले बगैर रहा भी तो नहीं जाता। आखिर नीचे हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें, कि यहाँ तो अपने खेलने में आनंद नहीं आएगा, अपन बस्ती से दूर चले जाते हैं, वहाँ कौन देखने वाला और कौन होगा, मज़े में खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेके खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं यही भाव धारण किए हुआ था, लेकिन गया इसे अभी भी मजाक ही समझ रहा था। यानी मैं मतलब खेलने के लिए बहुत सीरियस था कि नहीं आज इसके साथ खेलना है, बचपन की मधुर स्मृतियों को वापस जिंदा करना है। लेकिन गया अभी भी मजाक समझ रहा है, साहब को मुझसे कोई काम करवाना होगा इसलिए मेरे को लेकर जा रहे हैं, वास्तव में थोड़ी खेलेंगे, या इनको कोई पेड़ वगैरह कटाना होगा या कोई लकड़ी की ज़रूरत होगी, वो ये समझ रहा था। फिर भी उसके मुख में उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर आ गया है वही सोचने में मग्न था कि हम दोनों में इतने बड़े साहब, मैं इनके साथ कैसे खेलूंगा और इनको कैसे पदाऊंगा। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती है गया? सच कहना। गया झेप गया। मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ, भाग्य आपके साथ कुछ खेलना बदा था, यानी लिखा था, नहीं मेरी क्या औकात या मेरी क्या गिनती कि भाई मैं आपको क्या याद करूँ, आप इतने बड़े आदमी, इतने बड़े घर के, मैं एक मामूली सा आपके साथ बचपन में कुछ दिन खेल लिया, ये मेरा सौभाग्य था। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना कि तुमने मुझे जो डंडा मारा था। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ कि वो बचपना था और मैंने मार दिया, ठीक है ना, इस गलती की अब दोबारा याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। जो लोग मेरा आदर करते हैं ना, उसमें भी मुझे वो आनंद नहीं आता जो तुम्हारी उस बात को याद करके आता है कि भाई तूने मुझे किस तरह से दाव न देने पर डंडा मारा था। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए, यानी बस्ती से 3 किलोमीटर दूर निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ था। एक तालाब था जिसका नाम है भीमताल, वो मैदानी जमीन फैली हुई थी। यहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे। बचपन में वो साथ में जाते थे और कमल के फूल तोड़ते थे
और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर उस पेड़ पर चढ़ गया और उसकी टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। अब देखो, बचपन में जब गया खेलता था तब उसकी विशेषता में बताया था कि भाई उसके हाथ लंबे लंबे थे, उंगलियां चौड़ी और उसमें फुर्ती बंदर की तरह थी। गुल्ली कैसी भी हो वो उसको लपक लेता था। अब गुल्ली बिल्कुल उसके पास से गई, लेकिन वो उसको मतलब पकड़ नहीं पाया। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाइने कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता। वशीकरण मतलब एक प्रकार की विद्या होती है जिसमें अपन किसी को अपने वश में कर लेते हैं। अंग्रेजी में इसको हिप्नोटाइज कहते हैं। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। मैंने तो उसे पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, यानी बदमाशियां भी कर रहा था जानबूझ करके। आज गया क्या कहता है, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। यानी कई साल हो गए, जो इंजीनियर है उसने भी अब गुल्ली डंडा नहीं खेला था, तो अब कोई भी चीज़ खेलने के लिए अभ्यास ज़रूरी है। तो उसका भी अभ्यास 20 साल पहले छूट गया था, तो खेलना उसे भी ढंग से नहीं आ रहा था। लेकिन वो उस कमी को किससे, धांधलियों से यानी बदमाशी करके पूरा कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। ऊंच आने पर भी ऊंच जाने पर भी डंडा खेले जाता था, यानी आउट हो जाने के बाद भी मैं खेल रहा था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर जाकर गिरती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टार लगाता। टार लगाना मतलब उसको हिट करता, मारता। गया वह सारी बेकायदगियाँ, यानी जो बदमाशियाँ थी, बेकायदगी मतलब जो कायदे के अनुसार नहीं हो, देख रहा था पर कुछ न बोलता। जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। जैसे उसे अब वो सारे कायदे कानून जो बचपन में याद थे, अब वो एक तरह से वो भूल गया था, या जानबूझ के भूल रहा था। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से जाकर लगती थी। उसके हाथ से छूट कर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। यानी उसके खेल में अब पहले वाली निपुणता नहीं रही। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे से जा लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे से नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो बड़ा अधिकारी, अब उसको कैसे कहेगा आप बदमाश है। और यही बात यदि उनके बीच में बचपन में होती तो गया मरने मारने पर उतर हो जाता। न लगी होगी। डंडे से लगती तो मैं बेईमानी करता। नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे, यानी तुम बेईमानी नहीं कर सकते। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। वही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला गया। गधा है, सारी बातें भूल गया। यानी अपनी बदमाशी पर मैं खुश हो रहा था कि आज बचपन का बदला लेने का मुझे मौका मिल गया। सासा गुल्ली फिर डंडे से लगी, और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे उस वक्त भी न हो सका। इतनी जोर से लगी, साफ साफ दिख रही थी। अब उस मतलब एक तरह से जीती मक्खी कैसे निकले। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बोलने की चेष्टा करूं, एक बार उसके सामने झूठ बोलने की चेष्टा करूं। मेरा हर्जी क्या, बोल लूँ कि भाई नहीं लगी है तो यूं ही है, पास से निकल गई है। हर्जी क्या, ज़्यादा ज़्यादा वो कहेगा कि नहीं नहीं लगी है तो मान लूँगा। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार दाव पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा। बचपन में उसके दिमाग में बैठा हुआ था वो गया जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है और ये मुझे देर तक पिदाएगा। अगर देर भी हो गई तो कह दूंगा अब अंधेरा हो गया, गया वापस चलते हैं। फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के
उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करते हुए, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो कोई ईंट पर लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इतना बड़ा अफसर था, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात के लिए एक अदने से साइज के सामने तो वो झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन आज वो एक तरह से मन से बच्चा बना हुआ था, तो उसके मुख से ये बात कैसे निकली उसको खुद को भी पता नहीं चला। इस सत्य के झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात कहना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हो सकता है साहब ईंट को लगी, आप कह रहे हैं तो सही होगा। हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी, डंडे से लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती। उसने खुद ही उसकी बात मान ली। हालांकि पता उसे भी था कि भाई गिल्ली बिल्कुल डंडे से ही लगी है, लेकिन जो इस पाठ का मूल सार है वो बार बार दोहराया बीच में आ रहा है कि पद और प्रतिष्ठा के अंदर उनमें बचपन वाला साहचर्य और प्रेम नहीं रहा, इसलिए वो उसकी इतनी सारी धांधलियों को भी बर्दाश्त कर रहा था। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद भी गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए मैंने तीसरी बार गुल्ली डंडे से लगी तो बड़ी उदारता से दाव देना स्वीकार कर लिया। अब दे दिया कि अब तुम मुझे पदो, तो भी गया एक बार तैयार नहीं होगा। नहीं, इतना बड़ा अफसर है, ठीक है ना, और इसको कैसे पदों, साफ पीते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, वह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इस वक्त मुआमला साफ कर लेना अच्छा रहेगा। इसी समय इसका दाव दे दे तो अच्छा रहेगा, अंधेरा हो गया तो मतलब जल्दी पिंड छूट जाएगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कोई परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उससे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2-4 बार टार लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार घुस गया, यानी चूक गया। 1 मिनट से कम समय में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया, एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में उठ गए। कहने नहीं, एक बार और खेलो, तुम तो पहले हाथ में उठ गए, लगता है तुम्हारा अभ्यास छूट गया, तुम इतनी देर पदे हो तो एक बार और मौका देता हूँ। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। तो उसने कहा, भैया अब खेलने का समय ही कहाँ मिलता है। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, यानी आसपास में वहाँ कोई गुल्ली डंडे के मैच का आयोजन होने वाला था। सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आ जाओ जब तुम्हें फुर्सत हो। कि पुराने जो अपने बचपन के खिलाड़ी है वो भी खेलने आएंगे, यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है एक तरह से गुल्ली डंडे का, और तुम भी आ जाना और देखना। आप कहो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ, जब आप आओ उसी समय बता देना, मैं उस समय खिलाड़ियों को बुला दूंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने चला गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, उनको देखा तो याद आया, तो उन्होंने पहचान लिया ये सब मेरे बचपन के दोस्त थे। कई लोग, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। वो खेलने लगे तो मैं मोटर पर जाकर बैठ गया, धूप से बचने के लिए। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य का मतलब निपुणता, माहिरता देखकर मैं चकित हो गया। अब उनके बीच जब मैच हो रहा था तो वापस गया खेलने लगा। वो जो कल खेल रहा था उसके मुकाबले बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहा था। वो वैसे ही खेल रहा था जैसे बचपन में खेला करता था। उसकी जो निपुणता है वो देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कल ये कैसे खेल रहा था और आज कैसे खेल रहा है। टार लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बंदिश नहीं थी। जो बड़े अफसर के सामने उसके पास जो बंदिश थी, जो हिचकिचाहट थी, वो आज नहीं थी। आज वो जैसे बचपन में खुल के खेलता था वैसे ही खेल रहा है। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। प्रौढ़ता का मतलब परिपक्वता आ जाना,
कहीं कल उसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। यानी इतनी ज़ोर से हिट की और इतनी दूर जाती गिल्ली वापस आती और ये और मारता तो मैं तो रोने लग जाता। यानी इतनी देर में इसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती, यानी उतनी दूर चली जाती। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। उस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई, यानी झगड़ा होने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया जो था वो लंबा चौड़ा हाइट में और झगड़ालू प्रवृत्ति का भी था, तो उसने सोचा ये हो सकता है 2 थप्पड़ मार दे, तो वो दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। यानी अब जो गया है उसमें वही बचपन वाली झलक दिखाई दे रही थी जो उसमें कल नहीं थी। कल जो मतलब बड़े अफसर के साथ खेला था तो उसमें जो झिझक थी वो आज नहीं। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेलने में मस्त हो जाते थे। वो बाहर बैठा देख रहा था, तब उसे बचपन के दिनों की याद आई कि कैसे हम इसी तरह मस्त होकर खेलते थे, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते थे। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि कल मैं गया के साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। कि गया कल मेरे साथ खेला नहीं था, ये तो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कि साहब क्या सोचेंगे, या हो सकता है कभी काम पड़ जाए, बड़े आदमी नाराज़ नहीं हो जाए, तो मेरा मन रखने के लिए ये मेरे साथ चला आया। बाकी इसने स्वाभाविक अपना खेल नहीं खेला। उसने मुझे दया का पात्र समझा कि ये बड़े अफसर है और इसको मैं इस तरह से पदाऊंगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। बेचारे आए हैं तो अपना शौक पूरा कर ले। तो एक तरह से उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया। मैंने कई बदमाशियां की, लेकिन उसने कल जरा भी क्रोध नहीं किया था। और आज ये आदमी थोड़ी सी करने लगा तो ये फटाक से उसको मारने दौड़ रहा है। इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, वह मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। अब मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ और वह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मैं अफसर हूँ और वही अफसरी अब मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मेरे पद के कारण, मेरी प्रतिष्ठा के कारण वह मुझे कल इस तरह से नहीं पदा रहा था। और बाकी वही बचपन में मेरे पास कोई पद नहीं था, हम दोनों बराबर थे, तो हम स्वाभाविक रूप से खेलते थे। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, यानी उससे सम्मान या अदब पा सकता हूँ। अदब पा सकता हूँ, साचर्य नहीं पा सकता। साचर्य का मतलब दोनों का जो साथ होता है, जो बचपन का प्रेम होता है, ठीक है ना, वो अब मैं उससे प्राप्त नहीं कर सकता। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, अब में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। यानी वो हर बात में मुझसे दया कर सकता है। अरे साहब हुआ को नहीं कह, ठीक है ना, ये मैं कर देता हूँ। अरे साहब को ये किया तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता था। बचपन में जो खिलाड़ी होते थे ना, वो एक दूसरे की जोड़ी होती थी, लेकिन अब मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया। इस प्रकार ये पाठ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि बचपन में जो बच्चे खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, उनमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ठीक है ना, इनका भेदभाव नहीं होता। वो सब बराबर होते हैं खेल के मैदान में तो विशेष तौर से। लेकिन बड़े होने पर उनके बीच वो पहले वाला प्रेम व साचर्य नहीं रह पाता। तो इस पाठ के जो प्रश्न हैं वह मैं आपको अलग से भेज रहा हूँ।